जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने ये देखा कि उसका जो स्लोप है वो हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसा कि स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया गया था वो था डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर हम इन दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान ग्राफ बनाते हैं, यानी टाइम को एक्स पे रखते हैं और वर्टिकल पे डिस्टेंस को रखते हैं, तो इससे ऑब्टेन होने वाला जो स्लोप है वो आपको डेफिनेटली स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, बट आज की जो स्टडी है दैट इज अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये है कि स्पीड टाइम को हम प्लॉट करने वाले हैं। यहाँ हमने किसको प्लॉट किया था? डिस्टेंस और टाइम को। वहाँ किसको प्लॉट करेंगे? स्पीड टाइम को। अब अगर तुम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पे गौर करो, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यस, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डेल v बाय डेल t। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि टाइम को अगर x एक्सिस पे प्लॉट किया जाए और वेलोसिटी को y एक्सिस पे प्लॉट किया जाए तो क्या ऑब्टेन होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑब्टेन होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या ऑब्टेन होता है? एक्सेलरेशन। That is acceleration. Okay. यहाँ पे चूंकि मैंने प्लॉटिंग दिखाई हुई है, आप देख सकते हो एक टाइम है, एक वेलोसिटी है, स्पीड है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आपको मिल जाए तो उसको हमेशा हम किस पे प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस पे, और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा हम वाई में रखते हैं। स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा। स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रहा है। कैसे बोला? टाइम के साथ स्पीड तो कम ज्यादा हो रही है, बट स्पीड के कम होने ज्यादा होने से टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टाइम अपने हिसाब से चल रहा है। ठीक, स्पीड जीरो भी होगी टाइम तब भी चलेगा, स्पीड इंक्रीज भी करेगी टाइम तब भी चलेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा टाइम तब भी गुजरना है। अब टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, बट स्पीड इज डिपेंडेंट विद टाइम। ठीक, स्पीड कम ज्यादा हो रही है। तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। ठीक, अब इसके बीच को जो आपको स्लोप मिलेगी, क्या मिलेगा? स्लोप। इसके बीच में जो स्लोप मिलेगी किसी भी तरह की स्लोप हो सकती है, बेशक वो ऐसी स्लोप हो सकती है। तो इसकी स्लोप आपको इंफॉर्मेशन देने वाली है किस चीज की? एक्सेलरेशन की। तो स्लोप का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा? स्लोप इज इक्वल टू नथिंग बट y axis by x axis, coordinate of y axis, coordinate of x axis, यानी del v by del t। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, यहाँ जो डिफरेंस बनेगा that will be a del v किस लिहाज से? ओरिजिन के लिहाज से। किस लिहाज से? ओरिजिन के लिहाज से। तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन से जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 लिए जाते हैं, यानी ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, दिस वन, इसको मैं T1 कह सकता हूँ यहाँ के लिहाज से, और यहाँ के लिहाज से इसको मैं V1 कह सकता हूँ। क्लियर? यस सर। V1 T1 ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन के बाद जब हम यहाँ से यूँ आते हैं देन वी मूव्स फ्रॉम T1 टू T2, किसी भी जगह पे। ठीक, या आप सपोज कर लो कि आप यहाँ की बात कर रहे हो, इस पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेट्स सपोज। तो क्या होगा? ये आ गया आपका एक फॉल एक्स एक्सिस के ऊपर, ये सेम पॉइंट विल बी टेकन ऑन अराउंड वाई एक्सिस। ठीक, अब क्या करोगे? दिस T1 मूव्स टू T2 और ये V1 मूव्स टू V2। अब यहाँ चूंकि ये था V1 जो कि 0 लिया, ये आ गया V2, यहाँ T1 था, ये T2 आ गया आपके पास। दोनों में आपको डेल प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। डेल मींस डिफरेंस। कैसा डिफरेंस? T1 से T2, V1 से V2। ठीक, ये तो मैंने होल दिखाया ना आपको कंप्लीट वाला। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा एक मजीद डेल V, दिस वन, और ये भी बनेगा डेल T। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं फॉर्मूला के लिहाज से तो क्या बनेगा? वेरी सिंपल, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। Change in velocity but nothing of final speed minus initial speed. Initial speed is 0, final speed ये रही, initial time ये रहा, final time ये रहा। ठीक हो गया ना? Very easy। final time ये रहा, initial time जो आपका starting point। तो starting point आपका initial speed, initial time होंगे, और final point आप पे के ऊपर आपको final velocity और final
टाइम होंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। इसको अगर मैं ये लिखना चाहूँ vf माइनस vi tf माइनस ti, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इस दोनों के अंदर ti और vi आपके कौन कौन है, ओरिजिन है, ये जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, जहाँ पे दोनों 0 0 है। और v2 और t2 क्या है, ये रहे t2 और v2, ये रहे आपके पास। समझ आ गई? तो ये आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, Acceleration। तो आप यूं कह लो कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट डज द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, द आंसर इज वेरी सिंपल, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। आपको एक्सेलरेशन की एग्जांपल इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, आप अगर इसके अंदर एक तो जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो जरा हम वैल्यू लिख लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। स्लोप ऑफ, इसको हम VT ग्राफ बोलते हैं, VT ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, रिप्रेजेंट what? Represent magnitude of acceleration, magnitude of acceleration। ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। सेकेंड चीज क्या बताता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये है कि एरिया अंडर द ग्राफ्स, जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया आता है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ये आपको क्या देता है, रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल, ये आपको डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। समझ आ गई? यस सर। सिंपल, बहुत आसान सा कर दिया हमने। यहाँ अगर मैंने स्पीड फाइंड की है, सुनिएगा, यहाँ जो मैंने स्पीड फाइंड की है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। मेरा मैग्नीट्यूड क्या है बता दिया तुमको, डेल v बाई डेल t। क्या मैग्नीट्यूड है, डेल v बाई डेल t। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इसका जो आंसर आएगा, कोई भी आंसर आएगा, ठीक है, वो मेरे पास होगा डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। यहाँ जो भी आंसर आएगा वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है। यहाँ से तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन एरिया अंडर ग्राफ का मतलब क्या है यार, ये जो एरिया नहीं है, या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये जो एरिया इस ग्राफ के अंदर ये बता रहा है कि इस बॉडी ने, सब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये एरिया जो है, दिस एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक, जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हो उसके नीचे जितना शेडेड रीजन बचता है, जितना शेडेड रीजन होता है स्लोप के नीचे, वो सारा का सारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि किसी बॉडी ने, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ गए? ओके, इस पे एग्जांपल्स करेंगे, मजीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, तो हम अगर इसको और तरह से भी देख सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल और स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इन्हें मैं अगर लिखूं तो मैं यूं भी लिख सकता हूं, स्लोप इज इक्वल टू नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये जो मॉड है, या इसको आप मॉड कह सकते हैं लेफ्ट राइट पे, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को। दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये लिख लें आप, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो स्लोप जो है दैट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमने सीखा कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसकी हम मजीद दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। कैसे, जरा यहाँ मैं एक स्पीड टाइम ग्राफ बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात। एक ये ग्राफ ले लिया, एक सेकंड ले लेते हैं। वंस अगेन टाइम को आप एक्स एक्सिस पे लोगे, इंडिपेंडेंट है, स्पीड को आपने वाई पे लेना है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है मीटर पर सेकंड में।
स्पीड यूनिट्स मीटर पर सेकंड, टाइम यूनिट सेकंड, ठीक। वंस अगेन यहाँ पे भी ऐसा होगा, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे टाइम को सेकंड, क्लियर? Yes, sir. ओके। एक मेरे पास सिंपल टैब है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, ठीक है, या यूँ कह लो कि वो कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो डेफिनेटली एक पैरेलल लाइन टाइम एक्सिस के मैं खींच दूंगा। ये पैरेलल लाइन टाइम एक्सिस के डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करती थी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, डिस्टेंस 0 है, Yes, sir. लेकिन यहाँ पे ओरिजिन से लेके स्पीड यहाँ तक आई और यहाँ स्पीड कांस्टेंट कर दी गई। क्या कर दी गई? Constant. कांस्टेंट स्पीड। अब टाइम गुजरा, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम गुजरा, स्पीड कांस्टेंट है। सुनिएगा, अब इसके नीचे जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है? ये सारा एरिया आ रहा है, दिस वन, ये सारा एरिया आ रहा है। ये एरिया इस ग्राफ के अंदर जितना आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Distance. डिस्टेंस ट्रेवल। एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल। स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड यहाँ पे रोक दी गई है, टाइम गुजर रहा है बट स्पीड बिल्कुल रुक गई है, ठीक। स्पीड एक जैसी है। समझ लो अगर यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है तो 4 मीटर पर सेकंड थ्रू आउट टाइम गुजर रहा है, हर गुजरते समय के लिए स्पीड इज सेम। समझ गए? हर गुजरते टाइम के लिए स्पीड इज सेम। अगर हर गुजरते टाइम के लिए स्पीड सेम है तो मतलब ये है कि ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कितना डिस्टेंस इस बॉडी ने ट्रेवल किया है। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इससे हमें क्या मिल रही है? इस चूंकि आपको पता है कि डेफिनेटली जो इसमें टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ऐसा टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो हम जो रेक्टेंगल टाइप शेप्स होती है उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? वेरी सिंपल, हम उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सुनिएगा फिर से, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसे ट्रेवल करे कि उसके अंदर जो एरिया आता है वो एक रेक्टेंगल बन जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ ऐसे ट्रेवल करे कि उसके अंदर जो एरिया आता है वो एक रेक्टेंगल बन जाए, जो कि लग रहा है क्लियर कट रेक्टेंगल है। ये सारा एरिया अगर आप शेडेड कर लो ना सारा, तो एक प्रॉपर एक रेक्टेंगल शेप बनती है। तो मैं इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करूं? सिंपल, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूंगा, मुझे इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने की है तो उसके अंदर आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन में दो तरह के जो है वो एरियाज आप कैलकुलेट करते हो, एक ट्रायंगल का, एक रेक्टेंगल का। ये वही रेक्टेंगल है नीचे वाला, ये नीचे वाला वही रेक्टेंगल है। इससे ऊपर आपने देखा कि वो आपका ट्रायंगल बनता है, उसको शो किया गया नेक्स्ट डायग्राम में, ये ठीक। अब इसके नीचे कितना एरिया शेड किया जाए? इतना। ये सारा एरिया शेडेड कीजिएगा ना, दिस वन। Yes, sir. ये पूरा एक ट्रायंगल बना है, दिस वन, और ये एक रेक्टेंगल बना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका डिस्टेंस फाइंड कैसे किया जाए? वो मैंने बता दिया कि इसका एरिया फाइंड करके। क्या फाइंड करके? एरिया। एरिया बहुत सिंपल है, रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है विड्थ क्रॉस लेंथ, विड्थ क्रॉस Length. एरिया इज इक्वल टू विड्थ क्रॉस लेंथ। वेरी वेरी सिंपल। विड्थ क्या है इसकी, कोई बताएगा जी? विड्थ क्रॉस लेंथ, वेरी सिंपल। आप देखिए मेरी बात सुनिए, With ये आपके पास velocity. ये इसकी विड्थ है, Yes, sir. ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ Velocity right है, hand. v क्रॉस की। वेरी सिंपल यार, लंबाई चौड़ाई बचपन से नापते आ रहे हो, क्या हो गया? Yes, sir. ठीक है, ये आपके पास सिंपल, ये टाइम एक्सिस था, ये वेलोसिटी एक्सिस था। आपने सिंपल ले ली इसकी विड्थ और ये आपने इसकी लेंथ ले ली। लेंथ आपकी ये है और चौड़ाई आपकी ऐसे है,
ठीक हो गया। चौड़ाई पे आपने किसको ड्रा किया था, वर्टिकल एक्सिस है आपका v, और लेंथ पे आपने किसको लिया था, tan एक्सिस है आपका। अब इस पे आते हैं, एक ट्रायंगल बनता है। अब मजा आएगा इक्वेशन ऑफ ग्राफ पढ़ने का, जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन पढ़ रखी है, वो इस रूल के तहत है। क्योंकि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या फाइंड करते हो, डिस्टेंस फाइंड करते हो। सेकंड से भी आप क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस। उसमें आप क्या लेते हो, आप जब डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो, याद कीजिएगा जरा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। वेरी गुड। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होता है आपके पास S, वो इक्वल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस Area एरिया of ऑफ triangle। एरिया रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। प्लस ट्रायंगल मतलब अगर तुमको स्पीड टाइम ग्राफ में जो शेडेड रीजन है या एरिया अंडर द स्लोप है वो बताता है डिस्टेंस। तुम्हारा अगर स्लोप जो है के अंदर एरिया एक रेक्टेंगल शेप का हो तो सिंपल तुम उसका विड्थ क्रॉस लेंथ ले लो, तुम्हें उस ट्रायंगल का डिस्टेंस मिल जाएगा, उस शेडेड रीजन का डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरह अब इस पे आ जाते हैं, इसका फॉर्मूला भी आपके सामने बहुत सिंपल है, 1/2 विड्थ क्रॉस लेंथ एरिया, 1/2 लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ क्रॉस विड्थ। ऐसे लेंथ क्या है, दिस इज विड्थ, लेंथ और विड्थ क्या है, दिस वन इज विड्थ। ठीक हो गया, 1 और 2 v क्रॉस t, 1 और 2 v क्रॉस t। जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आपको अगर बोल दिया जाए कि आप डिस्टेंस फाइंड करो, सिंपल क्या करोगे, स्लोप के अंदर नीचे बिलो जो एरिया अंडर आ रहा है शेडेड रीजन में, आपने देखना है कि वो किस शेप का एरिया है। इफ इट इज अ रेक्टेंगल, फार्मूला इज गिवन, एरिया विड्थ क्रॉस लेंथ। इफ इट इज अ ट्रायंगल, हाफ लेंथ क्रॉस विड्थ। आपको याद हो तो ये दो एरियाज आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कैलकुलेट करते हो, ग्राफ में तो क्या आते हैं, तो सिंपल ये नहीं आते, VIT प्लस 1 और 2 T क्रॉस AT। तो ग्राफ किसी और नेचर का है, ठीक है, पर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज आती हैं वो इसी तरह आपके पास आती हैं। यस सर। VI क्रॉस T, ये रहा, ये पहली वैल्यू है, ये देखिए, क्योंकि पहले वहां पे बनता है रेक्टेंगल, उसके ऊपर आता है ट्रायंगल, ट्रायंगल में ये चीज आ जाती है। इसमें ये क्या है, टाइम। टाइम, ये आपके पास acceleration AT बदलता है, है time। ठीक है। तो यहाँ जो लेंथ है वो आपके पास टाइम है, यहाँ जो आपके पास विड्थ है वो AT है आपके पास, समझ गए? यस सर। AT है आपके पास, दैट्स व्हाई ये जो इक्वेशन है वो आपको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ऑब्टेन होती है। तो आप अगर इसको सॉल्व करें तो क्या बनता है, VIT प्लस हाफ AT AT का स्क्वायर। इस तरीके से आपको टोटल डिस्टेंस मिलता है उस शेडेड रीजन का, ठीक है, इसीलिए आप ये यूज करते हो। तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको दो चीजें देके जाता है, कौन कौन सा वाला, एक एक्सेलरेशन और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और दूसरी क्या चीज देके Distance जाता है, travel। डिस्टेंस ट्रैवल। कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल कर दिया है, एरिया अंडर द स्लोप, जितना आपका एरिया अंडर द स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का जो है वो शेडेड रीजन है, दैट मे बी स्क्वायर, मे बी ट्रायंगल, मे बी रेक्टेंगल, ठीक। और हर किसी का मैथमेटिकल फार्मूला है अपना अपना, वो वैल्यूज आप पुट करें तो आपको जो है गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें कुछ एग्जांपल कर लेते हैं एक, जी स्टूडेंट्स, अब इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। देखो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन देता है किसका, डाटा का, किसी भी थ्योरी का या किसी भी न्यूमेरिकल का। अगर आपको पिक्चोरियल डाटा चाहिए तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ है, ठीक है। बज़ाहिर ये ग्राफ क्या बता रहा है, y में स्पीड है, x में टाइम, मतलब ये एक्सेलरेशन बता रहा है। मैग्नीट्यूड जो है, इस स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक, वो मुझे बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक।
और इसके अंदर जो शेडेड रीजन है डेफिनेटली वो मुझे क्या बता रहा है, डिस्टेंस। ठीक हो गया। अगर मैं वैसे एक इस पिक्चर से एक मैं देखूं एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन आपने तीन तरह की पढ़ रखी है। व्हिच वन? एक्सेलरेशन आपके पास किस तरह हो सकती है, अगर याद हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, और यूं भी तो हो सकता है कि बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी तो हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो तीन तरह की है, 1 2 3। बात करते हैं रेस की। देखो, अब देखो टाइम के साथ 0 से 20 की तरफ हम टाइम में बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस में, वाई में हम 0 से 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहे हैं। 0 से 10 मीटर पर सेकेंड वाई में, 0 से 20 सेकेंड्स एक्स में। अगर आप गौर करो ए तक मुसलसल, क्या आपका टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा? तो जब आपका टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज करे उसको आप कैसा एक्सेलरेशन बोलते हो? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ गए? यस सर। अब आ जाए नेक्स्ट स्टेज, ए से बी तक इसको स्टडी करते हैं। ए से बी तक। अगर आप ए से बी तक देखो तो यहाँ के लिए यानी 30 मीटर पर सेकेंड पे बिल्कुल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी है। ए से बी तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी है। ठीक, यहाँ ये जो पैरेलल लाइन मिलती है ना तुम्हें टाइम एक्सिस की जो पैरेलल लाइन मिलती है, ये बड़ी महसूस से इंफॉर्मेशन देती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो पैरेलल लाइन मिली थी टाइम एक्सिस के, वो क्या बताती थी कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। यहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। 30 मीटर पर सेकेंड का जो है वो वेलोसिटी चेंज है टाइम के साथ, और वो कांस्टेंट हो चुका है, जिससे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ए से बी तक। ये वाला पोर्शन है। अब जरा इस पोर्शन की बात करते हैं, नेगेटिव वाले की। फील करना बात को, 40 से 60 सेकंड की तरफ टाइम तो बढ़ रहा है, देख रहे हो टाइम बढ़ रहा है, बट क्या चीज कम हो रही है? स्पीड कम हो रही है। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ स्पीड की इंफॉर्मेशन, स्पीड टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन की। आप बोलोगे स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, कैसे? देखना, ये मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये 20 से ये 60 की तरफ जा रहा हूँ, या 40 से 60 की तरफ। ये देखिएगा, ये आगे बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ये देखें, ये तो टाइम के साथ स्पीड डिक्रीज करे। जब टाइम के साथ स्पीड डिक्रीज करे तो आपकी बुक्स बड़ा शॉर्ट सा लिखती है कि द वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम, इट इज नॉन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, ये भी इसके नाम है, लिख रहे हैं इसके साथ। तो यहाँ क्या हो रही है? यहाँ रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन। या फिर डी एक्सेलरेट कर रही है। यहां के लिए आपकी स्पीड कांस्टेंट कर दी गई है, टाइम के साथ स्पीड कांस्टेंट है, यहां के लिए टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है। समझ गए? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तीन पोर्शन आ गए। अब जरा न्यूमेरिकल पे काम करते हैं जी। स्लोप, पार्ट ए की बात करते हैं इसकी। पार्ट ए जो इसका स्लोप है डेफिनेटली वो क्या बता रहा है? दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बराबर हुआ डेल v बाय डेल t के, और डेल v बाय डेल t इज नथिंग बट v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। भाई स्लोप क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ही बता रहा है। सिंपल, तो हमें वो फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अगर यहाँ फाइंड किया जाए तो बहुत सिंपल, y में देखो 30 माइनस 0, ये क्या है? ये आपके पास v2 माइनस v1 है। बॉडी ने स्टार्ट कहाँ से लिया था? ओरिजिन से। इनिशियल इसका 0 है, और फाइनल टाइम भी इसका 0 सेकंड्स है। हमारा जो
ग्राफ का इंफॉर्मेशन बता रहा है वो ओरिजिन है, और ओरिजिन इसका 0 0 पे है, 0 0 पे तो 30 माइनस 0, और यहाँ पे भी इसी तरीके से हर एक का टाइम इंटरवल 20 है, 20 20 20, समझ गए? तो 20 माइनस 0, ये वाली जो स्लोप है इसकी बात हो रही है, इसकी, इस स्लोप की, इस स्लोप का हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताना चाह रहे हैं। तो अगर देखो ये रहा तुम्हारा v2, ये रहा v1, 30 माइनस 0, ये रहा t2, ये रहा t1, तो ये पहला डेल t, इसी तरह ये डेल v। बहुत सिंपल। अब जस्ट उठा के वैल्यूज पुट कर दो, 30 माइनस 0 मीटर पर सेकंड, और यहाँ क्या पुट कर दो, 20 माइनस 0 सेकंड्स। वेरी सिंपल, 30 बाई 20 क्या आया, 0 से 0 कैंसिल, 3 बाई 2, आंसर इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट में गलती मत करना, एक्सेलरेशन के यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी के यूनिट है मीटर पर सेकंड। नंबर 2, जरा इसकी बात हो जाए, इसकी ए बी की, ए बी का जो स्लोप है ये आपको क्या बता रहा है, ठीक है? जरा इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं बी का, ए से बी की तरफ। देखो सिंपल क्या हो रहा है, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे जो t1 टाइम है और t2 टाइम है दोनों सेम हो गए, बात समझना, सॉरी टाइम नहीं, स्पीड की बात हो रही है, स्पीड जो है दोनों के लिए सेम है, 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कांस्टेंट है 30 मीटर पर सेकेंड दोनों के लिए, ए बी, यानी यहाँ भी 30 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 30 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड सेम है। तो अगर स्पीड सेम है तो फिर क्या चीज चेंज हो रही है, क्या टाइम भी सेम है? टाइम इंक्रीज कर, टाइम तो गुजर रहा है, टाइम तो इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट कौन है, स्पीड। स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है हर नए टाइम के लिए, स्पीड जो है वो हर नए टाइम के लिए कांस्टेंट है, बट जो टाइम है वो जो है वो गुजर है। अच्छा कितना गुजर है, 40 माइनस 20। सिंपल देखो, अगर आप बी को का फॉल देखो ना डायग्राम के अंदर, बी का जो एग्जैक्ट फॉल है ये यहाँ हो रहा है 50 पे, यहाँ, ठीक है, यहाँ एग्जैक्ट फॉल हो रहा है। तो आप यहाँ से देखोगे ए से बी, 50 माइनस 20, ये आपका t1 टाइम है, ये आपका t2 टाइम है, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 हो गया 30। नेक्स्ट स्लोप किसका, ऑफ लाइन ए बी, समझो इस बात को, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फिर से किसके बराबर है, डेल बी बाई डेल टी के। वेरी सिंपल, v2 माइनस v1, t2 माइनस t1। अच्छा जब हम ये कहते हैं कि यार कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब क्या, मेरा मतलब ये कि स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी तो ऐसा ही है, ए पे भी 30 मीटर पर सेकंड, बी पे भी 30 मीटर पर सेकंड, बट टाइम तो चेंज हो रहा है। कैसे, यहाँ में ए पे 20 पे था, बी पे 50 पे, 50 सेकंड्स पे, तो टाइम का डिफरेंस ले लो जरा, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, इसका डिफरेंस ले लो जरा, 30 माइनस 30। यार 30 माइनस 30 क्योंकि कंफ्यूज मत होना, यहाँ भी 30 पे हूँ, यहाँ भी 30 पे हूँ, स्पीड इज नॉट चेंज, सेम पैरेलल एक्सिस है टाइम के वो, ठीक है, स्पीड सेम है। अब ये हुआ 0, ये हुआ 0, समझ आया, एक्सेलरेशन इज 0, यानी कांस्टेंट, जेट एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा। कांस्टेंट स्पीड के लिए एक नई चीज मिल गई आपको, कांस्टेंट स्पीड के लिए एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। यस सर। अब थर्ड पार्ट आ गया, ठीक है, थर्ड पार्ट जरा मैं इसको रब करता हूँ जी। स्लोप ऑफ लाइन बी सी की बात कर रहे थे, ए आपके पास है सी, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन बी सी,
बी सी फिर से किसके बराबर होगा? डेफिनेटली ये आपका पार्ट सी है, ये आपके बराबर होगा डेल वी बाई डेल टी। V2 फिर से आपके minus पास v2 माइनस v1 t2 माइनस T1 जी जरा नोट कर लेते हैं डाटा से। आपके पास जो स्पीड है दैट इज 0 माइनस 30। यहाँ पे चूंकि अगर आप देखें तो टाइम तो आप स्पीड तो आपकी सेम है 30 भी थी, ठीक है 30 पे थे, और आपका जो इनिशियल है डेफिनेटली वो आपका 0 माना जाएगा यहाँ से इस लाइन से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 30 minus 0 30 माइनस 0, और टाइम क्या माना जाएगा? 60 minus टाइम इज वेरी सिंपल 60 minus 0 60 माइनस 50। ये है 60 माइनस 50। यार ये है ना डीएक्सेलरेट यहाँ से हो रहा है, देखो यहाँ से ये आ गया, यहाँ पे मैं 50 पे था, यहाँ मैं 60 पे आ गया, तो 60 माइनस 50। सर ये 0 माइनस 30 होगा क्योंकि हमारे पास B1 है ना 30। तो B तो उसका फाइनल है। हाँ ये बिल्कुल वेरी गुड, ये आपने सही कहा। इनिशियल आपके पास 0 होगा और फाइनल आपके पास 30 होगा। 0 माइनस 30। सर V2 minus V1 है ना? ये चेंज हमें यहाँ करना है। 0 माइनस 30 हो गया आपके पास, और यहाँ पे T2 माइनस T1 कितना हुआ 10, यानी 60 माइनस 50। तो माइनस 30 और यहाँ पे क्या है? ये आपके पास 10 है, -3 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो आपकी वैल्यू भी नेगेटिव में आनी चाहिए, आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे